Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips. Students, इससे पहले लेक्चर में हमने हाफ लेसन एक्सप्लेन किया था यूपी बोर्ड के क्लास 12th के इंग्लिश प्रोज का अ गर्ल विद अ बास्केट। इस लेक्चर में हम जो रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का उसे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अ गर्ल विद अ बास्केट विलियम सी डगलस का लिखा हुआ एक ऐसे है और वो 1950 में भारत भ्रमण पर आए थे और 1950 में भारत में बहुत सारे शरणार्थी थे। जब वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, दिल्ली से रानीखेत जा रहे थे, तो रास्ते में वो रेलवे स्टेशन पर उतर जाते थे, लोगों से बात करते थे। इस तरह से वो देश की भावना जानने की कोशिश कर रहे थे। तो एक स्टेशन पर उसको कुछ बच्चे मिलते हैं, शरणार्थी बच्चे, जो हाथ से बनी हुई सिंपल डिजाइन की और सिंपल पैटर्न की टोकरियां वगैरह बेच रहे होते हैं। तो इस तरह से उसका जो रूटीन था लोगों से बातचीत करने का, वो भी उसी स्टेशन पर डिस्टर्ब हुआ था। तो वो रिफ्यूजी पर बच्चे थे और वो रिफ्यूजी के बारे में उसमें बताया गया था कि जब पार्टीशन हुआ था तो बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान से अपने घर परिवार, अपने घर और अपने व्यापार और अपना ज़मीन वगैरह जो भी कुछ था, जो भी कुछ करते थे वहाँ, सब कुछ छोड़ करके धार्मिक उन्माद के कारण, वहाँ से डर के कारण आना पड़ा था। उनमें से बहुत सारे लोग रास्ते में ही मर गए थे। कुछ जो बचे थे वो यहाँ आकर के शरणार्थी के रूप में रह रहे थे, रिफ्यूजी के रूप में रह रहे थे। तो ये बच्चे वही थे, रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे। एक स्टेशन पर वो घेर लेते हैं उनको। देखिए क्या बताया राइटर ने आगे, उन बच्चों के बारे में राइटर बताते हैं क्या। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव हैड गैदर्ड इन सिटीज, सेटिंग अप स्टॉल्स, मैन्युफैक्चरिंग simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded. They lived in clothes and grass sheds that lined the streets. The peasants among these refugees had does not exceed. The peasant among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agriculture family does not exceed on an average $1,000 a year. The average unskilled labor makes 30 cents a day or less than $2 a week. There is one meal a day, an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese. No tea, no coffee, no fat, no sweets, no meat. $100 a year is not $2 a week. Yet, even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. That, no doubt, is the reason these little children descended on me like locusts. I, an American, was doubtless the most promising market they had seen. क्या कहता है राइटर? द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे वो इन शरणार्थी लोगों के पुत्र और पुत्रियां थी। दे और देयर पेरेंट्स, वे और उनके माता पिता, और रिलेटिव और उनके सगे संबंधी, हैड गैदर्ड इन सिटीज़, वो शहरों में एकत्रित हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, उन्होंने स्टॉल्स वगैरह लगाना शुरू कर दिया था। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और साधारण सी चीज़ें उन्होंने बनाना शुरू कर दी थी। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स, और उस बाज़ार में वो अपनी आजीविका चलाने की कोशिश कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो बाज़ार पहले से ही भीड़ भरा हुआ था, ओवर क्राउडेड था, उस ओवर क्राउडेड मार्केट में वो सिंपल चीज़ें बेच करके अपनी आजीविका चलाने का प्रयत्न कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइन द स्ट्रीट्स। दे लिव्ड, वे रहते थे, इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, कपड़े या घास की बनी हुई झोंपड़ियों में वो रहते थे। दैट लाइन द स्ट्रीट्स, जो गलियों में
पंक्तिबद्ध थी, या गली में लाइन में लगी हुई थी। उन्होंने इस तरह की झोपड़ियाँ बना ली थी, या तो कपड़े से बनी हुई थी या घास से बनी हुई थी। उन झोपड़ियों में रहते थे, हाथ से बनी हुई सिंपल चीज़ों की वो स्टॉल्स वगैरह लगाते थे, और उस बाज़ार से जो पहले से ही भीड़ भरा हुआ था उससे अपनी आजीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे। और उन्हीं शरणार्थी लोगों के पुत्र और पुत्रियाँ थी जो टोकरी बेचने के लिए रेलवे स्टेशन पाए हुए थे, जिन्होंने विलियम सी डगलस को चारों तरफ से घेर लिया था। क्या कहता है राइटर? द पीजेंट्स, पीजेंट्स कहते हैं फार्मर को, किसान। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में जो किसान थे, हैड बीन अकस्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स, फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 ए ईयर। इन शरणार्थियों में से जो किसान लोग थे, हैड बीन अकस्टम्ड, हैड बीन अकस्टम्ड वो पहले से ही अभ्यस्त थे, अकस्टम्ड टू, यूज्ड टू थे, अभ्यस्त थे, आदत थी उनको पहले से ही, टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स, कि अपने छोटे सी आजीविका से ही अपना घर बार चला सकते थे वो। फोर माने क्योंकि द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 ए ईयर, क्योंकि किसी भी किसान परिवार का की जो एनुअल इनकम होती है, जो वार्षिक आमदनी होती है, वो $100 से अधिक नहीं होती। अब जब चूंकि उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए वो अपना जीवन यापन कम पैसों में करने के अभ्यस्त होते हैं। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्स 30 सेंट ए डे, और जो अकुशल श्रमिक है, अनस्किल्ड लेबर है, उसकी जो एवरेज इनकम है 30 सेंट्स ए डे, और लेस देन $2 ए वीक, या सप्ताह में $2 से कम है। तो जो अकुशल श्रमिक है वो 30 सेंट रोजाना कमाता है, या वीक में $2 से कम वो कमा लेता है। देयर इज 1 मील ए डे, दिन में केवल एक बारी भोजन होता है। और भोजन में क्या होता है? एन ऑनियन, एक प्याज होती है, ए पीस ऑफ ब्रेड, रोटी होती है, ए बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरा दाल होती है, विद मिल्क, दूध होता है, परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज, शायद बकरी के दूध का बना हुआ पनीर का टुकड़ा हो सकता है। नो टी, उनके भोजन में कोई चाय नहीं होती, नो कॉफ़ी, ना कॉफ़ी होती है, नो फैट, ना ही कोई चिकनाई होती है, वसा होती है, नो स्वीट्स, ना कोई मिठाई होती है, नो मीट, और ना ही कोई मांस होता है। यानी उनका जो भोजन है बिल्कुल साधारण होता है, उसमें प्याज होती है, रोटी होती है, दाल होती है, दूध होता है, और शायद बकरी के दूध का बना हुआ थोड़ा बहुत पनीर हो सकता है। ये उनका भोजन साधारण सा भोजन होता था। उसका रीज़न क्या होता रहा है? $100 ए ईयर इज़ नॉट $2 ए वीक, कि एक साल में $100 एक सप्ताह में $2 भी नहीं होते हैं। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट टू पीपल टू पुअर टू बाय देम। लेकिन फिर भी, येट इवन, फिर भी, दैट स्मॉल अमाउंट, ये थोड़ी सी धनराशि, इज हार्ड टू अर्न, बड़ा मुश्किल थी कमानी, बाय सेलिंग बास्केट्स, टोकरियाँ बेच करके। फिर भी ये छोटी सी धनराशि टोकरियाँ बेच करके कमानी बहुत मुश्किल थी। टू पीपल, उन लोगों को, टू पुअर टू बाय देम, जो उनको खरीदने के लिए और भी अधिक गरीब थे। फिर भी ये थोड़ी सी धनराशि, कितनी? $100 ए ईयर और $2 ए वीक, ये छोटी सी धनराशि भी टोकरियाँ बेच करके, उन लोगों को टोकरियाँ बेच करके जो पहले से ही उन्हें खरीदने के लिए गरीब थे, ये धनराशि कमानी बहुत मुश्किल कार्य था। क्या कहता राइटर? दैट नो डाउट इज़ द रीज़न, और यही कारण है, कोई संदेह नहीं है मुझे, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, दैट इज़ द रीज़न, कि यही कारण था। दीज लिटिल चिल्ड्रन, ये छोटे बच्चे, डिसेंडेड ऑन मी, डिसेंडेड ऑन मी माने मुझ पर टूट पड़े, लाइक लोकस्ट, लोकस्ट मीन्स टिड्डी दल की तरह। और यही कारण था कि छोटे बच्चे मुझ पर टिड्डी दल की तरह टूट पड़े। क्यों? आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन। देखिए यहाँ आई एन अमेरिकन, इसको कहते हैं केस इन अपोजिशन। जब किसी नाउन और प्रोनाउन के बाद वही नाउन आकर के उसी नाउन और प्रोनाउन का बोध कराती है तो केस इन अपोजिशन कहलाता है। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन,
वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रमाइजिंग मार्केट दे हैड सीन, कि मैं एक अमेरिकन था। उन बच्चों ने निसंदेह मुझ में बहुत बड़ा बाजार देखा, इसलिए वो सब मुझ पर टूट पड़े। यानी जैसे ही रेलगाड़ी से लोग उतरते तो बच्चे हैं, चूँकि वो सेल करते हैं टोकरियाँ, तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन आदमी किस तरह का उनकी कौन टोकरियाँ खरीद सकता है। चूँकि राइटर कौन था, राइटर एक अमेरिकन था, तो उन बच्चों को लगा कि अमेरिकन है तो अमीर आदमी है और ये उनकी टोकरियाँ खरीद लेगा। इसलिए सारे बच्चे जो थे, जो टोकरियाँ बेच रहे थे, वो उस पर टूट पड़े और चारों तरफ से उन बच्चों ने राइटर को घेर लिया, इस आशा में कि ये एक धनी व्यक्ति है, उनकी टोकरियाँ परचेज कर लेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में अब राइटर किससे क्या खरीदता है और किस तरह से, जो मैं बता रहा था कि किस तरह से वो घटना घटती है। क्या कहता राइटर, आई बॉट 1 टीनी बास्केट फॉर ए फ्यू आनास, मैंने एक छोटी टोकरी कुछ आने में खरीद ली। अनोदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, और दूसरी फलों की टोकरी थोड़ी सी और अधिक कीमत में खरीद ली। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी, और एक सुंदर सी रद्दी की टोकरी, वेस्ट पेपर बास्केट रद्दी की कागज़ की टोकरी, फॉर ए रुपी 1 रुपये में खरीद ली। ए लवली सीविंग बास्केट फॉर ए रुपी, और एक प्यारी सी सिलाई की टोकरी 1 रुपये में खरीद ली। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 ए पीस, 1 रुपये, 1 आने में 1 या 2 आने में 1 के हिसाब से कुछ पंखे उसने खरीद लिए। राइटर कहता है, माई आर्म्स वर फिल्ड, कि मेरे हाथ भर गए थे। एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, कहने मेरे 50 सेंट भी खर्च नहीं किए। राइटर कहता है कि मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे और मैंने इतना सामान खरीद लिया कि मेरे हाथ भर गए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, और जो बच्चे उसके पास से गुजर रहे थे वो अपने अपने सामान के बारे में चिल्ला रहे थे। पंखे बेच रहा है, वो कह रहा पंखे ले लो। जो टोकरी बेच रहा है, वो बच्चा कह रहा है टोकरी ले लो। तो इस तरह से बच्चे अपने अपने सामान के बारे में चिल्लाते हुए वहाँ से गुजर रहे थे। आई वॉज ए प्रिजनर, राइटर कहता है मैं एक कैदी था। प्रिजनर मीन्स कैदी। कंप्लीटली सराउंडिंग, कंप्लीटली माने पूर्ण रूप से, सराउंडेड माने घिरा हुआ था। अनेबल टू मूव, और हिलने में भी असमर्थ था। यानी उन बच्चों ने, राइटर कहता है उन बच्चों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। वो पूर्ण रूप से कैदी बन चुका था और मूव करने में असमर्थ था, चलने में असमर्थ था। क्योंकि सभी बच्चे धनी होने के कारण अपना अपना सामान राइटर को बेचना चाहते थे, इसलिए बच्चों ने राइटर को चारों तरफ से घेरा हुआ था। और बच्चा राइटर उन बच्चों में पूर्ण रूप से घिरा हुआ था और एक तरह से चलने में असमर्थ था, कैदी बना हुआ था। क्या कहता है राइटर, राइटर कहता है द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 इन फ्रंट ऑफ मी। अब उस लड़की के बारे में जिक्र करता है जिसने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया। क्या कहता है, द मोस्ट डिलीजेंट, सबसे अधिक, डिलीजेंट मीन्स होती है परिश्रमी, मेहनती, सबसे अधिक मेहनती। एग्रेसिव वेंडर, एग्रेसिव माने आक्रामक और वेंडर माने विक्रेता। वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, एक 9 वर्ष की बच्ची थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो ठीक मेरे सामने थी। ये जितने भी बच्चे थे विक्रेता थे, इनमें सबसे परिश्रमी और सबसे एग्रेसिव जो वेंडर थी वो एक 9 साल की सुंदर बच्ची थी जो ठीक मेरे सामने थी। शी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल, और उसके पास एक प्यारी सी हैंडल वाली टोकरी थी जिसमें हत्था लगा था। एंड शी वांटेड ए रुपी फॉर ए हाफ फॉर इट, और वो इसके लिए 1.5 रुपया चाहती थी। यानी इसकी कीमत, इसकी प्राइस, जो हैंडल वाली टोकरी थी जो वो ब्यूटीफुल 9 ईयर ओल्ड गर्ल के पास थी, उसकी प्राइस 1.5 रुपया थी, और अबाउट 30 सेंट्स या 30 सेंट थी। शी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो एक अर्नेस्ट प्लीडर थी। अर्नेस्ट प्लीडर का मतलब अच्छे तरीके से अपनी बात को रखने वाली, अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट करने वाली। प्ली माने रिक्वेस्ट करना, अपने आर्टिकल के बारे में, ले लो साहब ये बहुत अच्छा है, ये है, इस तरह से। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उनकी आंखों में, उस बच्ची की आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड मी
शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट। राइटर कहता है शी प्लीडेड एंड बेग्ड, उसने इस तरह से याचना की, प्लीडेड मीन्स याचना की, एंड बेग्ड और भीख मांगी। भीख मांगने से मतलब यहाँ खुशामंद करना है, बाबूजी ले लो ना, इस तरह से। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, उसने ऐसे स्वर में मुझसे प्रार्थना और याचना की, दैट वुड रिंग एनी हार्ट, कि उसका जो वो तरीका था प्रार्थना करने का, रिक्वेस्ट करने का, अर्ज करने का, वो किसी के भी दिल को पिघला सकता है। उस लड़की ने इस तरह से राइटर से प्रार्थना की अपनी टोकरी को खरीदने की, जिसकी कीमत लगभग ₹1.5 या 30 सेंट्स थी। क्या कहता है राइटर? माई आर्म्स वर फुल, माई आर्म्स वर फुल, आई हैड नो रूम, लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट। राइटर कहता है माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भर चुके थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई स्थान नहीं था। रूम माने कमरा भी होता है, लेकिन यहाँ रूम के मीन, यहाँ रूम का मीनिंग स्थान है। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई स्थान नहीं था। लेट अलोंग एनी नीड, और ना ही मुझे और अधिक आवश्यकता थी, फॉर अनदर बास्केट, दूसरी टोकरी की। अब वो बच्ची कह रही कि ले लो, लेकिन राइटर कहता है कि मेरे हाथ भर चुके थे, मेरे पास स्थान भी नहीं था और ना ही मुझे दूसरी टोकरी की ज़रूरत थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, राइटर कहता है कि अपनी टोकरी और अपने पंखों को अपने लेफ्ट आर्म में संतुलन बनाते हुए, आई रीच इनटू माय राइट कोट पॉकेट, मैंने अपना हाथ अपने कोट की दाहिनी जेब में डाला। आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट, मैंने अपना दाहिना हाथ अपने कोट की दाहिनी जेब में डाला। एंड गोट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और मुट्ठी भर रेजगारी ले आया। चेंज मीन्स खुले पैसे, रेजगारी। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, लगभग 15 सेंट रहे होंगे। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हैड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, और वो 15 सेंट के आसपास जो मुट्ठी भर लाया था मैं अपनी जेब में से निकाल करके, मैंने वो पैसे उस लड़की की टोकरी में रख दिए, जिसको वो मेरे सामने इम्प्लोरिंगली, हेल्ड इम्प्लोरिंगली, याचना करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए मेरे सामने रखे हुए थी कि बाबूजी ले लो। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट, कि मैं टोकरी तो आपकी नहीं खरीद सकता। आई कुड नॉट बाय द बास्केट, मैं टोकरी नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज ए सब्सटीट्यूट, लेकिन मैं इसके विकल्प के तौर पर आपको क्या कर रहा हूँ? ग्रेच्युटी एक्सटेंडेड कर रहा हूँ। ग्रेच्युटी एक्सटेंडेड का मतलब परोपकार का कार्य कर रहा हूँ, या आपको एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आपकी टोकरी तो नहीं खरीद सकता, लेकिन इसके बदले में मैं आपको कुछ उपहार दे रहा हूँ, कुछ गिफ्ट दे रहा हूँ, कुछ तोहफा दे रहा हूँ, आप पर कुछ उपकार कर रहा हूँ, ये कह सकते हैं। आई रियलाइज एट वंस, राइटर कहता है कि मुझे एकदम मैंने महसूस किया, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने शायद कोई अपराध कर दिया। राइटर कहता है मुझे एकदम एहसास हुआ, मुझे एकदम महसूस हुआ कि मैंने कुछ गलत कर दिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 वर्ष की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो फटे हुए कपड़े पहने हुए, एंड ऑन एज ऑफ स्टारवेशन, और भूखमरी के कगार पर है। एज मीन्स किनारा। ये 9 वर्ष की बच्ची जो फटे हुए कपड़े पहने हुए है और जो भूखमरी के कगार पर है। रेज हर चिन, इसने अपनी ठोडी उठाई, चिन मीन्स ठोडी। रीच्ड इनटू बास्केट, टोकरी में हाथ डाला। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ लेडी, और एक महिला की गर्व और लज्जा के साथ, जो एक महिला में गर्व और लज्जा होती है, उस लज्जा के साथ, उस गर्व के साथ, हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे मेरा धन वापस सौंप दिया, जो उसकी टोकरी में राइटर ने रखा था और कहा था कि मैं आपकी टोकरी नहीं खरीद सकता, लेकिन बदले में मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ, मैं बदले में आप पर उपकार कर रहा हूँ, आप ये पैसे रख लीजिए। तो उस लड़की ने टोकरी में हाथ डाला, वो सारे पैसे एक महिला की गर्व और लज्जा के साथ वापस मुझे लौटा दिए। क्या कहा होगा? कहा होगा कि बाबूजी हम टोकरियाँ बेचते हैं, भीख नहीं मांगते आपसे, आपसे भीख नहीं चाहिए हमें। यदि खरीद सकते हो तो मेरी टोकरी खरीदो, नहीं तो हमें आपसे भीख नहीं चाहिए। तो उसके पैसे उसको वापस लौटा दिए। तो क्या कहता है राइटर? देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब केवल एक ही चीज़ थी मैं जो कर सकता था।
पैसे उसने लिए नहीं। राइटर उसकी हेल्प करना चाहता था, हेल्प करने के लिए उसने पैसे दिए थे। उसको कहा था कि ग्रेच्युटी एज ए सब्स्टिट्यूट, एक्सटेंडेड ग्रेच्युटी एज ए सब्स्टिट्यूट, लेकिन लड़की को लगा कि ये तो भीख है, तो उसने वो वापस उसको लौटा दिए। तो राइटर कहता है देयर वाज ओनली वन थिंग आई कुड डू, केवल एक ही चीज़ थी जो मैं कर सकता था, आई बॉट द बास्केट, मैंने उसकी टोकरी खरीद ली। शी विप्ड हर आइज, लड़की ने अपनी आंखें पोंछी, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और फिर प्लेटफॉर्म से दौड़कर चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रासेस, उन घास की झोपड़ियों की तरफ, दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, इस खुशी में कि उस रात को शायद उसके पास 30 सेंट्स रहेंगे। चूँकि उसका सामान बेच दिया था उसने, अपने सामान को सेल करने की खुशी में, इस खुशी में कि रात को उसके पास 30 सेंट्स रहेंगे, वो उन झोपड़े की तरफ दौड़ती हुई चली गई। राइटर कहता है आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइटर कहता है मैंने यह कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उनको सुनाई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, इट वॉज द रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि यही कारण है कि मैं भारत से प्यार करने लगा हूँ, मैं भारत के लोगों से प्यार करने लगा हूँ, कि भारत में इतने अच्छे लोग रहते हैं कि जो भूखा मर रहा है वो भी अपने स्वाभिमान के साथ, अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करता है। एक 9 साल की बच्ची जिसको मैं उपहार में, गिफ्ट में कुछ देना चाहता था, उसने भी यह स्वीकार नहीं किया, यह मानते हुए कि शायद मैं उसको भीख दे रहा हूँ। उसने अपने आत्मसम्मान के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं किया और वो पैसे मुझे वापस लौटा दिए। लेकिन जैसे ही मैंने टोकरी खरीदी तो वो हंसी, मुस्कुराई, अपने आंसू पोंछे और खुश होकर के दौड़ती चली गई। तो विलियम सी डगलस जो राइटर है चैप्टर का, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताता है कि यही कारण है कि मैं भारत के लोगों से प्यार करने लगा हूँ। द पीपल आई सा इन इंडिया, राइटर कहता है कि जो लोग मैंने भारत में देखे हैं, दोज इन द विलेजेस एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, उन लोगों को भी जो मैंने गांव में देखे, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, और वे लोग भी जिनको मैंने उच्च दफ्तरों में देखा, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, कि भारत के लोगों के अंदर, जो गांव में रहते हैं उनके अंदर भी, जो उच्च दफ्तरों में काम करते हैं उनके अंदर भी प्राइड है, लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, और नागरिकता की अच्छी समझ बूझ है। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और उनके लिए स्वतंत्रता के लिए भी पैशन है, यानी वो स्वतंत्रता के लिए भी तीव्र भावना रखते हैं। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बोर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, यह सुंदर लड़की जो स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, गंदे वातावरण में और दरिद्रता में, गरीबी में पली बढ़ी है, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, और अनएजुकेटेड है, अशिक्षित है व्याकरण में भी और मैनर्स का मतलब व्यवहार में भी, जो व्यवहार यानी आचरण और व्याकरण दोनों में अशिक्षित है। 9 साल की बच्ची, यह सुंदर 9 साल की बच्ची जो ग्रामर में और आचरण में दोनों में अशिक्षित है, जो गंदे वातावरण में और गरीबी में पली बढ़ी है, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, इस लड़की ने मुझे भारत की महान आत्मा की एक झलक दिखा दी। अब राइटर का मानना यह है कि 9 साल की एक सुंदर बच्ची जो गरीबी में पली बढ़ी है, जो गंदे वातावरण में पली बढ़ी है, जो व्याकरण और आचरण दोनों में ही अशिक्षित है, जब ये बच्ची मुझे भारत की महान आत्मा की झलक दिखा सकती है, तो जो पढ़े लिखे लोग हों, जो शिक्षित हैं, जिनका पालन पोषण अच्छे वातावरण में हुआ है, वो कितने अच्छे होंगे। तो राइटर इस चीज़ से लेकर के बहुत ही आकर्षित हुआ, और उस 9 साल की बच्ची ने जो उसको ग्लिम्स, जो उसे झलक दिखाई भारत की, उससे यही कारण था, उसने बताया प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को, कि वो भारत के लोगों से प्यार करने लगा। दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाले लेक्चर के आपको
नोटिफिकेशन समय से प्राप्त होते रहे। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आप इंग्लिश प्रोज के सेकंड लेसन को जल्द ही आपके सामने होगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।